हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। पहले हम रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी के पूरी तरह डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम आइडिया लेंगे एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी का। छोटा सा सिर्फ उसका आइडिया लेंगे हम, लेकिन रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी को हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, जो ये वर्ड है रैशनल एक्सपेक्टेशन, इसका क्या मतलब है? रैशनल, आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग सब पढ़ते आ रहे हैं। रैशनैलिटी किसको कहते हैं कि जब आदमी कम से कम रिसोर्सेज में अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, उसको रैशनैलिटी कहते हैं। एक्सपेक्टेशन आप जानते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर। तो जब हम रैशनली फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस से और डेटा से, उसको हम रैशनल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से और जो डेटा अवेलेबल है उसकी बेस पर जब हम फ्यूचर को एक्सपेक्ट करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन, रैशनल एक्सपेक्टेशन। ठीक है। अब देखिए, ये थ्योरी का मेन आइडिया अगर आप लीजिए तो ये थ्योरी ये कहती है कि देखिए, गवर्नमेंट फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाती है। ये थ्योरी कहती है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं है जो अपनी पॉलिसीज बना रही है, पीपल्स भी अपने एक्सपीरियंसेस से, अवेलेबल डेटा से फ्यूचर को एक्सपेक्ट करते हैं और पॉलिसीज उन पर भी बेस करती हैं। समझ रहे हैं बात को? यानी फ्यूचर प्लानिंग सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं करती, आदमी खुद अपनी भी कर सकता है। तो यहां तीन चीजें बताई गई हैं इस थ्योरी के अंदर, जिस पर के कोई भी व्यक्ति अपने डिसीजंस को बेस करता है। जैसे पहली चीज है देयर ह्यूमन रैशनैलिटी। सबसे पहली चीज उनकी अपनी रैशनैलिटी। देखिए, रैशनैलिटी होना हर थ्योरी में ये जरूरी है। मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा। हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो हम कम खरीदते हैं, ये रैशनैलिटी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि साहब यहाँ पर महंगाई बढ़ गई है, ये चीज के पैसे जो है, अब वो एप्पल है, एप्पल 500 रुपए किलो मिल रहे हैं, अच्छा मैं तो 5 किलो लूंगा, पहले 2 किलो लेता था, ये रैशनैलिटी नहीं है। थ्योरीज काम नहीं करेंगी यहाँ पर। ठीक है। तो किसी भी थ्योरी के अंदर किसी भी ह्यूमन बीइंग में रैशनैलिटी होना जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज किस पर बेस करेगा वो अपने डिसीजन को? इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम। इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम। पहली बात रैशनैलिटी हो गई। दूसरी चीज, जो इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, जो भी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को वो प्रोक्यूर कर पाए। और तीसरी चीज, देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी ह्यूमन रैशनैलिटी और जो इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, और तीसरी चीज उनका अपने एक्सपीरियंस जो उन्होंने पहले की इवेंट से सीखा है। इन तीनों चीजों को मिलाकर जब वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, उसको कहते हैं हम रैशनल एक्सपेक्टेशन। और इस थ्योरी में बेसिकली इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, करंट एक्सपेक्टेशन जो है, जो हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इफेक्ट करती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को। आज मान लीजिए अभी हमारे पास एक एग्जांपल दूं मैं, कि हम कहते हैं कि साहब शादियों का टाइम आ रहा है। अब हमारे घर में और पूरे दोस्तों में सब में शादियां निकलेंगी, तो हम क्या करते हैं? शादियों में हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हम सोच के चलते हैं अभी कि हम पैसे को थोड़ा बचाएं इस टाइम। ठीक है। तो यानी फ्यूचर की वजह से हमारी प्रेजेंट इवेंट पर असर पड़ रहा है, और प्रेजेंट इवेंट्स में हम फ्यूचर की इवेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। ये सब एक्सपेक्टेशन होती हैं। गवर्नमेंट भी इसी तरह लेके चलती है। अब आपको पता है, हम पीछे से हमने ट्रेंड देखा पीछे का, कि पिछले पिछले साल से पिछले साल, यानी अगर ईयर -2 टू ईयर -1, तीसरे साल से दूसरे साल में इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो अब से आगे हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है। यही इसके एक्सपेक्टेशन में होती है।
अच्छा, इसका मतलब यह भी निकाला जाता है कि जब प्यूपल अपनी एक्सपेक्टेशन से फ्यूचर को फोरकास्ट करता है तो इसका मतलब ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी है इससे ये कंट्रास्ट करेगा। तो गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसीज की जो इसकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसीज है इन पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा फिर ये। ठीक है, इस थ्योरी का बेसिकली मतलब ये है, ये थ्योरी कहती है कि हाँ, पीपल अपनी एक्सपेक्टेशन पर भी काम करते हैं। और ये जो एक्सपेक्टेशन थ्योरी है ये बेसिकली बहुत न्यू नहीं है। अगर आप पीछे जाएं तो 1930 के अंदर 1930 के अंदर J.M. केन्स का आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, हम बार बार अपनी वीडियोस में इनका जिक्र करते हैं। J.M. केन्स जो थे, इन्होंने इस थ्योरी का एक आइडिया दिया था। बेसिकली इन्होंने थ्योरी नहीं बनाई थी, लेकिन आइडिया यही था, बस उन्होंने उसमें जो उसका टाइटल था उसको चेंज किया था। उन्होंने कहा था उसको वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म डैश ए सेंट्रल रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द बिजनेस साइकिल। वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म डैश ए सेंट्रल रोल इन डिटरमाइनिंग द बिजनेस साइकिल। बेसिकली वहां से इसका थोड़ा आइडिया वही था कि अब देखना है आपको कहां वेव्स हैं ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म की, उसके हिसाब से आपको बिजनेस साइकिल निकालनी है। तो आइडिया वही है, लेकिन इसको एक थ्योरी में जो डेवलप किया वो किया था जॉन एफ मुथ ने। जॉन एफ मुथ ये भी एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली इसका आइडिया दिया था। इन्होंने एक पेपर लिखा था 1961 के अंदर जो पब्लिश हुआ था इकोनोमेट्रिका में। इकोनोमेट्रिका एक जर्नल का नाम था, उसमें पब्लिश हुआ था। इनके आर्टिकल का नाम था रैशनल एक्सपेक्टेशंस एंड द थ्योरी ऑफ प्राइस मूवमेंट। रैशनल एक्सपेक्टेशंस एंड द थ्योरी ऑफ प्राइस मूवमेंट। बेसिकली इस थ्योरी ने इस पर काम किया, हालांकि ये बहुत पॉपुलर नहीं हुई थी उस टाइम में। और मुथ ने इस थ्योरी के अंदर बेसिकली क्या किया, उसने कई सिनारियों को डिस्क्राइब किया और बताया कि जो भी फ्यूचर आउटकम होता है उसमें एक बड़ा हाथ प्यूपिल की एक्सपेक्टेशन का होता है। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी जो बना रही है गवर्नमेंट, या हमारी जो रिजर्व बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो जो पॉलिसीज बना रही है सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड है। नहीं, व्यक्ति की जो पॉपुलेशन है उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन ये थ्योरी 1970 तक बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी, 1970 तक। लेकिन 1970s में जब आप बात करें, 70s, 71 और उसके ऑनवर्ड, तो दो और इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था, एक का नाम था रॉबर्ट ल्यूकस, एक का नाम था रॉबर्ट ल्यूकस और दूसरे का नाम था टी सर्जेंट। ये दो इकोनॉमिस्ट थे। बेसिकली इन्होंने इस पर काम किया और इसको एज ए मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी काफी पॉपुलराइज किया। और ये एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर न्यू क्लासिकल रेवोल्यूशन में यूज की जाने लगी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कुछ थ्योरी जो है ये बेसिकली इसमें जो अजम्पशन है वही थ्योरी है। मेन चीज उसमें वही है, जो माना गया है वो थ्योरी है। तो जो अजम्पशंस हैं जिस पर ये थ्योरी बेस करती है, उसके अंदर पहली बात तो यही है कि पीपल ऑलवेज लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक। रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अंदर जो मेन एक अजम्पशन है क्या है, पीपल always learn from their past mistakes।
प्यूपिल जो है, लोग जो है वो जो पहले गलतियां की हैं उनसे सीखते हैं। ज़ाहिर एक बार एक गलती उसने कर ली पहले, तो दोबारा जब सिचुएशन आएगी तो वो गलती नहीं करेगा। दूसरा अजम्पशन है फोरकास्ट आर अनबायस्ड। फोरकास्ट आर अनबायस्ड। जो फोरकास्ट होते हैं, जो हम फोरकास्ट पब्लिक करती है, लोग करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, डेटा से और जो उन्होंने सीखा है उससे, वो बेसिकली किस पर डिपेंड करते हैं? अवेलेबल डेटा और जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस है या जो पॉलिसीज हैं उन पर। जब ये बेसिक चीजों पर कर रहा है तो फिर हमारा एक्सपेक्टेशन बायस नहीं हो सकती। एक्सपेक्टेशन तो बायस जब ही होगी ना जब हम उसमें कुछ अपनी तरफ से मिला रहे हों। नहीं, हम तो पिछले डेटा पर डिपेंड कर रहे हैं ना, जो एक्सपीरियंस हमने पहले देखा, प्राइस बढ़ रहे थे पिछले साल, तो हम मान के चल रहे इस साल भी बढ़ेंगे, तो वहां बायस नहीं होता। तीसरी चीज जो इसमें मानी गई वो है कि पीपल अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक वर्क। पीपल अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमी वर्क्स। यानी गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या पॉलिसीज लेकर चल रही है, किस तरह से प्राइस लेवल को मैनिपुलेट कर रही है, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को मैनिपुलेट कर रही है, किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड को मैनिपुलेट कर रही है, ये सारी चीजें पीपल जानती है। पीपल जानते हैं, लोग सारे जानते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज ला रही है और कौन सी पॉलिसी क्या काम करेगी, किस पॉलिसी ने पिछली बार क्या किया था। तो इसका मतलब यह है कि अब गवर्नमेंट आपको फूल नहीं बना सकती, गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं बना सकती। ये थ्योरी की बात बता रहा हूं कि जो थ्योरी कहती है कि जब आदमी को सारी चीजें पता है, वो कह रहा है कि पीपल अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमी वर्क्स, हम किस तरह से डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, क्या हम गलती करेंगे, क्या क्या हम नीचे आ जाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है वो उसको पता है, वो जानता है कि गवर्नमेंट सही कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। अच्छा, ये रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी दो वर्जन्स में आती है। एक तो होता है इसका स्ट्रॉन्ग वर्जन और एक होता है इसका वीक वर्जन। समझना बहुत आसान है कि स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों है। देखिए, स्ट्रॉन्ग में तो सिंपली कि कहा जाता है कि जब आदमी अपना कोई डिसीजन लेता है तो वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन को बेस करके लेता है। क्या उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, क्या डेटा अभी अवेलेबल है, उसके ऊपर वो डिसीजन लेता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। लेकिन वीक में क्या होता है? वीक में आदमी के पास टाइम नहीं होता कि साहब मैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को खंगालूं। जो उसकी अपनी नॉलेज है, जो इसकी लिमिटेड नॉलेज है, उसी को बेस करके वो डिसीजन लेता है। अब मार्केट में जाइए, आपको चाय की पत्ती खरीदनी है, तो आप अगर एक टाटा की ही चाय की पत्ती यूज़ करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी अच्छी है। जो आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, टाटा की अच्छी होती है, उठाई और आपने डाल ली। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर एक बात और समझने की है कि इस रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी में ये तो हम कहते हैं कि जो हमारा फ्यूचर है वो टुडे पर डिपेंड करता है, आज पर, लेकिन आज भी करता है। यानी ये थ्योरी कहती है कि व्हाट हैपन टुडे डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। लेकिन कॉन्ट्रेरी ये भी कहती है कि फ्यूचर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपन टुडे। आज क्या हो रहा है इस पर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन फ्यूचर में क्या होना है यह भी डिपेंड करता है कि आज क्या हो रहा है। आज हम पैसे बचाएंगे तो फ्यूचर में काम आएंगे, आज हमने नहीं बचाए तो फ्यूचर में काम नहीं आएंगे। फ्यूचर की प्लानिंग कर ली तो आज हमें आराम हो जाएगा, अगर हमने नहीं की, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं छोड़ा, तो टुडे मस्त, फ्यूचर में प्रॉब्लम। ठीक है। तो आइए इस थ्योरी के कुछ एक इम्प्लीकेशन है कि क्या इसका इम्प्लीकेशन है, उस पर बात करते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो इसके अजम्पशंस है, उनका इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिकली हमने अज्यूम किया है इसके अंदर कि व्यक्ति को पूरी इंफॉर्मेशन है। ल्यूकस बी जो है वो इस बात को कहते हैं कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो हमें एकदम से सरप्राइज नहीं कर सकता। देखिए, मेरे पास अगर पूरी नॉलेज है, मैं जानता हूं मेरे पास पास्ट डेटा है, पास्ट जो गलतियां की हैं उनसे मैंने सीखा है, प्रेजेंट डेटा है, उन सारी चीज़ों को डेटा को लेकर मैंने कैलकुलेशन की है, मैं जानता हूं क्या होने वाली है। तो इसका मतलब अब अगर सेंट्रल बैंक कोई भी पॉलिसी लेकर आएगा तो वो मुझे सरप्राइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें जानता हूं। मैंने पहले से ही मनी सप्लाई को स्टडी किया हुआ है, पहले से ही मैंने प्राइस लेवल को स्टडी किया हुआ है, जीडीपी को स्टडी किया हुआ है, और इन सारी चीज़ों का डाटा मेरे पास है तो मैं उस पर रिसर्च कर सकता हूं। सेंट्रल बैंक ये नहीं कर सकती पॉलिसी लाई, एकदम कोई चीज़ नई आ गई, सप्लाई बढ़नी थी घटा दी, घटनी थी बढ़ा दी, तो मैं एकदम सरप्राइज हूं ये क्या हुआ। क्योंकि मेरे पास पूरी नॉलेज है तो सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसीज से मुझे सरप्राइज नहीं कर सकता। हाँ, एक कंडीशन है कि मान लीजिए अगर आपकी रैशनल एक्सपेक्टेशन जो है वो एकदम प्योरली रैंडम चेंज लेकर आती है, यानी एकदम से मनी सप्लाई में कोई बड़ा चेंज आया, तो वो क्योंकि आपकी जो रिसर्च है उससे वो अलग चल रहा है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन उससे अलग चल रहा है, अगर आपकी इंफॉर्मेशन आपकी एक्सपेक्टेशन सही है तो वो चेंज मनी सप्लाई के अंदर अनएंटिसिपेटेड होगा और नॉन न्यूट्रल होगा, यानी कि उससे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है आपके हिसाब से, तो अगर यहां कुछ चेंज भी आ रहा है तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने सारा डेटा को स्टडी कर रखा है। ठीक है, इसीलिए थ्योरी कहती है कि सिर्फ सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से ही चेंज नहीं ला सकती, पीपल्स की एक्सपेक्टेशन पॉलिसीज को काम देती हैं। कितना सप्लाई होनी है, कितनी नहीं होनी, लोग अपने आप उसको चेंज करते रहते हैं। तो इस थ्योरी का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस थ्योरी का क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ इस थ्योरी को हम यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। देखिए, पहली बात तो यह है कि टू एनालाइज दी पॉलिसीज, हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको एनालाइज करते हैं इससे। टू एनालाइज दी पॉलिसीज, हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो एनालाइज करते हैं इस एक्सपेक्टेशन रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी के जरिए। दूसरी चीज, to test the accuracy of inflation forecast, to test the accuracy of inflation forecast। हमें पता था कि 2017 से 2018 तक इन्फ्लेशन कितना था, उसी ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18 से 19 में क्या एक्सपेक्टेशन होगी, क्या इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, और टू फोरकास्ट द एरर इन द ईयर, टू फोरकास्ट द एरर्स। कहां एरर्स थे पॉलिसी के अंदर जहां ये डिसीजन लिया गया, इसको भी हम एक्सपेक्टेशन थ्योरी, रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी से ही काम करते हैं। नेक्स्ट इज मैनी मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, मैनी मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि बड़ा लंबा हो जाएगा लिखने के लिए, आप इसको समझिए। MEP मैंने लिखा है, मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्रिएटेड विद द अजम्पशन ऑफ, created with the assumption of rational expectation theory, rational expectation।
आज जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बनाए जा रहे हैं वो रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अजम्पशन को मद्देनजर रखते हुए बनाए जा रहे हैं। वो रैशनल एक्सपेक्टेशन की क्या अजम्पशन है? टुडेज डिपेंड ऑन द फ्यूचर एंड वाइस वर्सा। जो आपका फ्यूचर है वो टुडेज पर डिपेंड करता है, टुडे फ्यूचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक और है पांचवा, आप लिख सकते हैं कि बहुत सारे केन्शियन इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो केन्शियन टाइम के इकोनॉमिक्स हैं, वो सारे के सारे इस पॉलिसी को यूज करते हैं। उनका कहना यह है कि इट फिट्स वेल विद देयर assumptions, जो इसकी पॉलिसी के assumption है, that the people want to pursue their own self interest। ठीक है, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम लास्ट में एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी का भी आइडिया लेंगे, तो चलिए थोड़ा सा आइडिया देखते हैं कि एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या होती है। देखिए, रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अंदर तो हम बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं। हम अपना एक्सपीरियंस भी रखते हैं, जो पीछे से हमने गलतियाँ की हैं उनसे भी है, जो टुडेज इंफॉर्मेशन है वो भी है, जो नॉलेज है, कई चीज़ें हैं जिसको हम बेस करते हैं। लेकिन एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी कहती है कि सिर्फ डिसीजन लिए जाएंगे पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी पास्ट में जो ट्रेंड है, एक्सपीरियंस नहीं सॉरी, पास्ट में जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसी ट्रेंड पर हम फ्यूचर का डिसीजन लेंगे। यानी एडाप्टिव के अंदर, एडाप्टिव इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पीछे था वही हमने अडॉप्ट कर लिया, इसीलिए इसको एडाप्टिव कहा जाता है। सपोज कर लिए, इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग बैकवर्ड थिंकिंग डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। बैकवर्ड थिंकिंग डिसीजन मेकिंग, इसको हम बैकवर्ड थिंकिंग डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे अपने डिसीजंस को जो बैक में हमारा ट्रेंड चल रहा है उसी पर डिपेंड करता है, उसी पर बेस करते हैं। जैसे इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन्फ्लेशन क्या होगा, तो उनका सिंपल एक एक्सपेक्टेशन है उनकी, जो प्राइस होंगे, इन्फ्लेशन जो हुई होगा, प्राइस जो एक्सपेक्टेड होंगे इस टाइम के टी टाइम में, वो सिंपली कह रहे हैं कि वो प्राइस T-1 के होंगे। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पिछले साल के होंगे। अब जो फ्यूचर के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस को इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, वो प्राइस होंगे T-1, टाइम -1 पिछले साल। सिंपल सीधा फंडा है उनका कि जो पिछले साल हुआ था उसी ट्रेंड पर हम काम करेंगे। अगर मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, दो चीजें अब इनके पास हो गई। एक तो इनके पास हो गया एक्सपेक्टेड वेरिएबल और दूसरा हो गया एक्चुअल वेरिएबल। तो ये दोनों वेरिएबल को स्टडी करते हैं कि एक्सपेक्टेड वेरिएबल क्या था हमारा और एक्चुअल क्या हुआ, और इन दोनों में कितना फर्क है। अगर दोनों में फर्क है तो वो एक्सपेक्टेड वेरिएबल को भी चेंज कर देते हैं, और अगर दोनों सेम है, जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वही एक्चुअल हुआ, तो फिर वही ट्रेंड बन जाता है, वही सिस्टम चलता रहता है। तो इसकी एक बड़ी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस थ्योरी के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज यूं नहीं की जाती, कि एक्सपेक्टेशन इसमें भी की जा रही है, लेकिन इसके अंदर एक्सपेक्टेशन के लिए सिर्फ एक चीज यूज की जा रही है, पास्ट ट्रेंड्स। जबकि रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अंदर पास्ट ट्रेंड्स के अलावा हम अपना एक्सपीरियंस भी देखते हैं पिछला, हम पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन भी देखते हैं, और इस वक्त जो इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है उस सारी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अंदर जो चीजें डिसीजन के लिए यूज की जाती हैं उसका एक पार्ट ऐसा है जो एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अंदर यूज किया जाता है। इसलिए एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी बहुत ज्यादा यूज में नहीं आती है, इसकी जगह रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी यूज में आती है। ठीक है, बस मुझे आइडिया देना था इसका, ताकि आपको ये फर्क पता चल जाए कि रैशनल एक्सपेक्टेशन में और एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन में क्या फर्क है। तो मुझे उम्मीद है इससे आपको दोनों थ्योरी समझ में आई होंगी, क्या डिफरेंस है ये भी समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।